संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? 20(4). देखिए 20 ही नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नमस्कार दोस्तों, कैटलिस्ट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सेकंड टेस्ट पॉलिटी का जो हुआ था उसका एनालिसिस कराने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को और उसको सॉल्व करेंगे। पहले खुद से आप लोग तो किए हुए हैं, फिर भी देखेंगे, और जो नहीं किए हुए हैं, जो हमारे संस्था में नहीं पढ़ते हैं, बाहर के बच्चे हैं, तो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसका हम जब आंसर बताएंगे तो उसको आप लोग एनालिसिस के तौर पे देखेंगे। ठीक है ना? हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? किसे आमंत्रित किया गया था? इमैनुअल मैक्रोन को, कि डोनाल्ड ट्रंप को, कि प्रोबो सुबियांतो को, कि व्लादिमीर पुतिन को किया गया था? तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जा रहा हूं, और उसको अपने से सॉल्व करें। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोबो सुबियांतो। प्रोबो सुबियांतो जी को देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत की एक्ट ईस्ट नीति, एक भारत की एक्ट ईस्ट नीति मतलब दक्षिण के तरफ, मतलब पूरब के तरफ देखो, उसकी नीति के तहत, पॉलिसी के तहत और आसियान के क्षेत्र के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह निमंत्रित अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनको निमंत्रित किया गया था कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, या आसियान के जो हम लोग हैं, तो उसके लिए जो रणनीति संबंधों में बेहतर बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2025 खिताब किस टीम ने जीता था? महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो दिल्ली कैपिटल्स, या मुंबई इंडियंस, या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, या यूपी वॉरियर्स? आप लोग बताएं। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट हो गया? तो हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग जो 2025 में हुआ था उसका खिताब जीता था। देखिए यहां पे है कि मुंबई इंडियंस WPL के तीसरे संस्करण 2025 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। पहला खिताब 2023 में जीता था, और फिर 2025 में मुंबई इंडियंस ने अपना खिताब फिर अपने नाम लिया। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या था? भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या था? आप लोग बताएं। अमूल विश्वविद्यालय, या त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, या इफ्को विश्वविद्यालय, या NCUI विश्वविद्यालय? आप लोग बताएं कौन सा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाला कीजिए आप लोग, और कमेंट भी किया कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, क्या इसमें कमियां हैं, या क्या इससे बेहतर करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। देखिए यहां त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी
सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आनंद यानी कि गुजरात में स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। ठीक, यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का सहकारी विश्वविद्यालय है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पे यह सहकारी विश्वविद्यालय है, जिसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल किसके? जो अमूल के संस्थापक हैं। जो अमूल हम लोग दूध पीते हैं या फिर कोई मक्खन खाते हैं, तो उसके जो संस्थापक थे उनके नाम पे, यानी कि त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर यह विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधन और शिक्षा प्रदान करना। पेशेवर प्रबंधन और उसमें शिक्षा प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, हम लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़े कि सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे है, अब पढ़ रहे हैं कि एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या केरल या गुजरात? आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका भी। इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहां पे, देखिए इसका आंसर बी, महाराष्ट्र। यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय क्या है? यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के कर्जत एक जगह है, मुंबई के पास है, वहां पे यह स्थापित किया गया है। यह देश का पहला समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान है। यह देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यह संस्थान चालू किया गया है, जो मुंबई के कर्जत एक जगह है महाराष्ट्र के, वहां पे शुरू किया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि किस मंत्रालय ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू किया है? Which ministry launched India first green hydrogen certification scheme? ये कह रहा है कि किस मंत्रालय ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू किया है? कृषि मंत्रालय या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय या इस्पात मंत्रालय? आप लोग ध्यान रखें कि इसमें मंत्रालय बहुत बार पूछता है, तो आप लोग योजना के साथ उसका मंत्रालय भी याद किया कीजिए, और बार बार ये चीजें पूछती हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछता है कि यह जो योजना है किस मंत्रालय से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE यह मिनिस्ट्री है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत MNRE ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के मानकों, उत्सर्जन सीमाओं और प्रमाणन प्रक्रियाओं को तय करने के लिए यह योजना शुरू किया हुआ है। यहाँ पे उसका उद्देश्य लिखा हुआ है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण, भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण कहां पे, किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो आप लोग नोट करें, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक, गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र चालू किया गया है। देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की एक कंपनी है PSMC के सहयोग से गुजरात के धोलेरा एक गुजरात में जगह है, वहां पे स्टार्ट किया गया है। यह पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह पहला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन
प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछ सकता है कि भारत का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लॉट पहला कहां स्थापित किया गया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि गुजरात में। ठीक, गुजरात में कहां, धोलेरा। यूपीआई लाइट मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है, कर भुगतान या छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन या पासपोर्ट या रेलवे टिकट बुकिंग, आप लोग बताएं। यूपीआई लाइट, यूपीआई यूपीआई जो हम लोग पेमेंट करते हैं गूगल पे, फोन पे या किसी भी थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, किसके थ्रू होता है, कर भुगतान या छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन या पासपोर्ट सेवाएं या रेलवे टिकट बुकिंग। तो हम लोग आंसर देखेंगे, यूपीआई लाइट मुख्य रूप से किससे संबंधित है, डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन के लिए। मतलब जैसे छोटे छोटे पेमेंट अगर करना है तो उसके लिए यूपीआई लाइट लाया गया है। उसके तहत आप लोग देख सकते हैं कि हम छोटे छोटे जो लेन देन है पॉकेट खर्च के लिए या फिर किसी प्रकार के खर्च के लिए, अगर छोटा सा खर्च करना है तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यह किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो एमपीसीआई द्वारा विकसित। एमपीसीआई एक कंपनी है जो ये सब चीजें बनाती है। तो यूपीआई लाइट बिना पिन, मतलब डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है बिना पिन दर्ज किए, ऑफलाइन या ऑन डिवाइस वॉलेट का उपयोग करके आप लोग 500 तक के छोटे मूल्य वाले दैनिक भुगतानों के तुरंत और बिना नेटवर्क बाधा के संबंधित संसाधित लिखना चाहिए ना इसको, संसाधित करता है, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम बिना बाधा के भुगतान सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 7। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए किस योजना से संबंधित है। एनएचए किससे संबंधित है, पीएम किसान या आयुष्मान भारत या पीएम एवाई या पीएम जीएसवाई, पीएम जीएसवाई या पीएम एवाई या भारत एबीपीएम जय या पीएम किसान, किससे संबंधित है, तो ये हमारा आयुष्मान भारत से संबंधित है। स्वास्थ्य प्राधिकरण किससे संबंधित है, आयुष्मान भारत से। ठीक, देखिए यहां लिखा हुआ है कि एनएचए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की शीर्ष नोडल संस्था है। क्या है, शीर्ष नोडल संस्था है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्राथमिक कार्य क्या है, चुनाव कराना, पहला ही गलत। मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति का नियमन करना, ये तो लगभग सही लग रहा है। आयकर वसूलना, तो इनकम टैक्स कहां जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राजमार्गों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन करेगा आरबीआई कभी भी, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन हो गया, बी। देखिए यहां मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति नियमन करना, मौद्रिक नीति जिसके तहत नियम बनाता है कि रेपो रेट कितना होगा, बैंक रेट कितना होगा, वह नीति भी बनाता है। ठीक, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में।
और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। ठीक। भारत का केंद्रीय बैंक है, यह मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा जारी करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करता है? जब महंगाई बढ़ती है तो दर को बढ़ा देता है, महंगाई घटती है तो दर को घटा देता है। ठीक। मौद्रिक नीति तय करना तथा बैंकिंग प्रणाली, जैसे बैंक के लिए नियम बनाता है वह आरबीआई बनाता है। ठीक है, उसके पर्यवेक्षक के रूप में भी काम करता है। 10 नंबर कहता है कि ओएनजीसी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में संलग्न है? ओएनजीसी इज प्राइमरी इंगेज इन विच सेक्टर? बताइए, विच सेक्टर? बैंकिंग, सरासर, तेल और प्राकृतिक गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, दूरसंचार या रेलवे? ओएनजीसी, इसका आंसर क्या दिया है? बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस, ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की खोज और उत्पादन कंपनी है, जिसे महारत्न भी कहते हैं। महारत्न और नवरत्न कंपनियां होती है, जिसमें यह महारत्न कंपनी है, जो देश के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करती है। ठीक है, ओएनजीसी क्या करती है? तेल का बड़े हिस्से का उत्पादन करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिशन मौसम किससे संबंधित है? कृषि से, या पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान जो होता है, या शिक्षा से, या रक्षा से? तो ये तो दोनों ऐसे ही कट गया। ठीक, इन दोनों में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मौसम संबंधित होता है कृषि से भी, और यहाँ पे मौसम पूर्वानुमान भी लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें बी, क्योंकि कृषि नहीं होगा, कृषि से संबंधित नहीं है। ये जो मिशन मौसम है उसमें बताया जाता है कि मौसम कैसा रहेगा और एक हफ्ते एक महीने में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, उसके हिसाब से यह बताता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया कि क्या था योजना, मिशन मौसम, जो मिशन मौसम योजना है, योजना है किस मंत्रालय से संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। इसमें एग्रीकल्चर मंत्रालय भी दे सकता है, ऐसा कुछ दे सकता है, दूसरा कुछ। उसके द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम का उद्देश्य उन्नत रडार, सैटेलाइट या एआई तकनीक का उपयोग करके भारत को मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को अत्यधिक सटीक बनाना, मतलब अधिक सटीक बनाना कि मौसम कभी भी चेंजेज हो रहे हैं तो उसके लिए पहले पता चल जाए किसानों को, उससे ज्यादा नुकसान ना हो, वो अपना पहले से जो भी अपना प्रिकॉशन लेना है वो ले लें, अपनी चीजें, अपना जो भी, जैसे कटाई होता है, गेहूं का कटाई हुआ तब तक बारिश हो गया, तो उसके लिए जो भी चीजें अपनाना है उनको, उसको सुरक्षित करना है, तो उसके पहले ही उनको पता चल जाता है कि यहाँ बारिश होने वाली है, कि आंधी तूफान आने वाला है, ये सब सारी चीजें पता चल जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कागजी कार्रवाई करना, कार्रवाई को बढ़ाना, या डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करना, या चुनाव कराना, या कराधान बढ़ाना? बताइए, ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि आपके शहर में या फिर आपके जो क्षेत्र है, आपके राज्य हैं,
उसमें गवर्नेंस कैसा है। ये जो गवर्नेंस शब्द है ये आपके वहाँ के कानून, वहाँ के पुलिस, वहाँ के जो भी डीएम एसपी जो भी चीजें हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे चीजों को वहां पे संभालते हैं, उसको गवर्नेंस कहते हैं। और उसी को बोला है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक, सार्वजनिक कार्रवाई बढ़ाना या डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना या चुनाव कराना, कराधान बढ़ाना। तो चुनाव कराना तो सरासर गलत है, कराधान ये भी गलत है। कागजी कार्रवाई बढ़ाना या डिजिटल, जब ई लग जाता है किसी भी चीज में, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ऐसा। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है, कागजी कार्रवाई को बढ़ाना या डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना या चुनाव कराना या कराधान बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ई गवर्नेंस का मुख्य लक्ष्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पारदर्शी, कुशल, त्वरित और डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है। ठीक है, डिजिटल माध्यम से पहुंचाना है क्या चीज, एक मिनट, क्या पहुंचाना है, पारदर्शी, कुशल और त्वरित डिजिटल के माध्यम से ई गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस है सूचना और संचार के माध्यम से पहुंचाना है लोगों तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल क्रॉप, डिजिटल क्रॉप सर्वे मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, पर्यटन या कृषि, डेटा संग्रह या जनगणना या बैंकिंग। डिजिटल क्रॉप सर्वे किससे संबंधित है आप लोग बताएं, पर्यटन या कृषि, डेटा संग्रह या जनगणना या बैंकिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि डेटा संग्रह, कृषि डेटा संग्रह इसका आंसर हो जाएगा। कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का डिजिटल पहल, बहुत मोटा हो गया इसका ब्रश, डिजिटल पहल मोबाइल ऐप के माध्यम से खेतों में बोई गई फसलों का सटीक और पारदर्शी डेटा एकत्र करता है। कौन, कृषि डेटा संग्रह का काम क्या है, ये डिजिटल पहल से मोबाइल ऐप के द्वारा खेतों में बोई गई जो फसल है उसका सटीक और पारदर्शी डेटा एकत्रित करता है। ठीक है, 14, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सुधार या चुनावी रिफॉर्म या शिक्षा नीति या बैंकिंग। ये तो ऐसे ही कट गया, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव यहाँ दिया हुआ है तो चुनाव से ही संबंधित होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति, किसकी अध्यक्षता वाली, रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई थी जिसके द्वारा अनुशंसित एक संवैधानिक चुनावी सुधार है जिसका उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। मतलब जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता है दोनों को एक साथ कराने के लिए, एक साथ कराने के लिए
यह लाया गया था। कौन सा? एक नेशन एक चुनाव। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया है? ये तो एकदम इजी है, 2017। आप लोगों को पता होगा कि 2017 में मोदी सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि माल और सेवा कर यानी जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया तथा जिसने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया। जो अप्रत्यक्ष चुनाव थे जैसे वैट हो गया, ये सब जो अदर टैक्सेस थे उसको एकत्रित करके एक मतलब कर बनाया गया जिसे जीएसटी कहा गया और इसे 2017 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान इंटरफेस कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान इंटरफेस कौन सा है? एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई या आईएमपीएस, कौन सा है बताइए? 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है आंसर बताएं? एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई या आईएमपीएस। डिजिटल भुगतान के लिए क्या है? यूपीआई। यूपीआई मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सब सारी चीजें बैंक के थ्रू होती है। यह बैंक के थ्रू होती है। जब आप बैंक में जाएंगे तो एनईएफटी करेंगे, आरटीजीएस करेंगे और आईएमपीएस करेंगे, लेकिन डिजिटल भुगतान के लिए आपको यूपीआई ही फॉलो करना पड़ेगा। यूपीआई के द्वारा ही आपको पेमेंट करने को मिलेगा। देखिए एनपीसीआई द्वारा 2016 में विकसित यूपीआई कब विकसित किया गया था? 2016 में। भारत का प्रमुख डिजिटल भुगतान इंटरफेरेंस जो दो बैंक खातों के बीच मोबाइल फोन से कनेक्ट होता है और यह रियल टाइम में धन का हस्तांतरण करता है। जो रियल टाइम जैसे अभी भेजे अभी वहां पहुंच जाएगा, ऐसे करके यह डिजिटल भुगतान किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम गति शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे का विकास करना या स्वास्थ्य सेवाएं या पर्यटन को बढ़ावा देना या रक्षा आधुनिकीकरण। ठीक, इसको देखेंगे पीएम गति शक्ति योजना क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचे का विकास करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना आंसर हो जाएगा इसका। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं को एकीकृत करके लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। ठीक है, क्या करना है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकास परियोजना को एकीकृत करके और लॉजिस्टिक लागत को घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर क्या होगा बताएं? 18, 2012 गलत, 2017 भी गलत, 2020 भी गलत। ये आंसर हो जाएगा 2015। जब 2014 में बीजेपी सरकार हुई थी तो उसके बाद मोदी जी की जो मंत्रिपरिषद थी उसके द्वारा इसको बनाया गया, जो योजना आयोग था उसको खत्म किया गया और नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, 2015 में। देखिए 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता था, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उस टाइम पे जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष रहेंगे नीति आयोग के। नीति आयोग का कार्य क्या होता है? जो हम लोग पंचवर्षीय योजना बनाते थे पहले, वही चीज आज ये
एक वर्ष के लिए बनाता है योजना या बजट, जो भी है नीति आयोग के द्वारा ही बनाया जाता है। भारत नेट परियोजना, 19 नंबर क्वेश्चन, भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या रेलवे, जलापूर्ति या शहरी आवास? बताइए, भारत नेट परियोजना किससे संबंधित है? हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। ठीक, भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना। ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग फोन से बात करते हैं, नेटवर्क जो आता है उसके माध्यम से जो नेटवर्क है उसको हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहते हैं, और उससे जोड़ने के लिए पूरे सभी ग्रामीण पंचायत को, जितने भी ग्रामीण पंचायत है उसको जोड़ने का काम ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 20 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 2014, 2015, 2016 या 2017? इसका आंसर हो जाएगा 2015। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन स्टील मिशन, ग्रीन स्टील मिशन किससे संबंधित है? कृषि, इस्पात उद्योग या रक्षा से या बैंकिंग से? आप लोग बताएं किससे संबंधित है? ग्रीन स्टील, ऐसे ही लिखा हुआ है स्टील, तो कहीं ना कहीं कृषि से तो नहीं होगा, रक्षा से भी नहीं होगा, बैंकिंग से भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी, इस्पात उद्योग से संबंधित है स्टील मिशन। ठीक, देखिए इस मिशन का उद्देश्य, ये भी आप लोगों को नोट करके रखना है कि उद्देश्य क्या है। इस्पात निर्माण में कोयले की जगह ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, पर्यावरण अनुकूल स्टील का उत्पादन करना है। जो हमारा एसडीजी है, जो हम लोग कार्बन उत्सर्जन के कम करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं ग्रीन मिशन के तहत, तो हमारा इसमें भी आ रहा है कि इस्पात उद्योग से जो कोयले के तहत कार्बन उत्सर्जन होता है उसको हम लोग कम करने का भी योजना बना रहे हैं। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एमपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? यह करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए, और ये जनवरी 2025 और फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन लिया गया है। एमपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, नेशनल पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या नेशनल पॉलिसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, या न्यू पेमेंट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया? क्या है इसका आंसर? नेशनल पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा बी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा यूपीआई बनाया गया है, और हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया। देखिए, एमपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 2008 में आरबीआई और आईबीए द्वारा दोनों मिलकर बनाए थे। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों में जैसे यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस, एईपीएस आदि को यह संचालित करता है। ठीक, और उसका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी ये है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर पूछा कि यूपीआई का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे एनपीसीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23, पीएम किसान योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, कृषि एवं विकास, किसान कल्याण मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय? किसके द्वारा किया जाता है? यह ऑप्शन नंबर बी हो जाए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा पीएम किसान योजना को संचालित किया जाता है या कार्यान्वित किया जाता है। यहाँ देखिए, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक, के तहत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहयोग जो 3 किस्तों में 2-2 हजार करके
2-2 हजार करके ये 3 किस्तों में ये 6,000 रुपए बैंकों में, किसानों के बैंकों में आता है पीएम किसान, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020, 2021 या 2022 या 2023? आप लोग बताएं किस वर्ष शुरू की गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन है 2020, 21, 22 या 23। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2022। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि सितंबर 2022 में शुरू की गई इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्तमान 13 से 14% से घटाकर वैश्विक मानकों मतलब 8% के अनुरूप लाना है। किसको? लॉजिस्टिक जो लागत है उसको हम लोग को घटा के कहां लाना है? 8% पे लाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस शहरों को जोड़ती है? दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद या चेन्नई बेंगलुरु? किस शहर को जोड़ती है बताएं? मुंबई वाराणसी या मुंबई अहमदाबाद या चेन्नई बेंगलुरु या दिल्ली जयपुर? किस शहर को जोड़ती है? दिल्ली वाराणसी, मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद को यह कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ठीक, 2 सिटी को जोड़ती है। कौन? भारत की पहली बुलेट ट्रेन। ठीक, इसका जो किलोमीटर है 508 किलोमीटर है, देख लीजिएगा। और ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है और यह परियोजना जापान की एक शिकानसेन तकनीक के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद के बीच में विकसित किया गया है। ठीक, विकसित भारत 2047 इसको कहते हैं @2047। ठीक, विकसित भारत 2047 का उद्देश्य क्या है? 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण करना, बैंकिंग सुधार करना, शिक्षा सुधार करना या पर्यटन को बढ़ावा देना। तो हमारा ऐसे ही सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है 26 का, ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक एक विकसित भारत को बनाना और उसे विकसित करना। ठीक, देखिए विकसित भारत 2047 स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने की राष्ट्रीय विजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा, आवास या रोजगार? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। आयुष्मान कार्ड भी बन रहे थे, आप लोग देखे होंगे कि 2018 में शुरू की गई यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पात्र गरीब परिवार को द्वितीय और तृतीय देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख यानी कि प्रति वर्ष और प्रति परिवार कितना देगा? 5 लाख, 5 लाख रुपए तक की सहायता देता है। किसके द्वारा? आयुष्मान भारत के द्वारा। ठीक, स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया था? स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014, 2015, 2017, 2016? बताएं किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में। ठीक,
देखिए, नवाचार और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की आधिकारिक शुरुआत की गई थी। आधिकारिक शुरुआत की गई थी कब? 16 जनवरी 2016 को। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई प्लेटफॉर्म को किस संगठन ने विकसित किया है? पीछे पड़े हैं, किस संगठन ने? ऑप्शन नंबर बी, एनपीसीआई, एनपीसीआई, ठीक, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत को दर्शा? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बताएं, कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय? ये भी जमीन से निकाला जाता है, ये भी जमीन से निकाला जाता है, इसको भी जमीन से निकाला जाता है, और ये तीनों में मतलब पॉल्यूशन होते हैं, इससे भी पॉल्यूशन होता है। तो एक ही बचा हमारा सौर ऊर्जा। इसमें हम पूरा नवीकरणीय ऊर्जा होता है जो हम लोग एकदम नेचर से लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, पॉज करके ले लीजिए, कीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का भी और एक्सप्लेनेशन का भी। सीमित सरकार की अवधारणा सत्तारूढ़ सरकारों से नागरिकों के किस, यहाँ डैश दिया हुआ है, डैश की रक्षा करने में एक बड़ी प्रगति है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, नियंत्रण और संतुलन, या शक्तियों का पृथक्करण, या मौलिक अधिकार, ठीक। आप लोग बताएं, मौलिक अधिकार या नियंत्रण और संतुलन या शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार? इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार, ठीक। सीमित सरकार, सीमित सरकार से क्या समझते हैं? यह संविधानवाद का मूल उद्देश्य है राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाना ताकि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके, आपके मौलिक अधिकार को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए सीमित सरकार की अवधारणा संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 का प्रावधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 देश का प्रावधान करता है मौलिक कर्तव्य की परिभाषा, या मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा, या राज्य की परिभाषा? डी नंबर ऑप्शन गायब है इसमें, डी नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य की परिभाषा। लग रहा है मेरा जो पीपीटी तैयार करने वाले जो सर हैं वो डी नंबर ऑप्शन को हटा दिए हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं होगा। राज्य की परिभाषा, ठीक। अनुच्छेद 12 के तहत भाग 3 मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें केंद्र, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल और स्थानीय अन्य प्राधिकरण शामिल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? 20(4). देखिए 20 में तो है ही, लेकिन 20 के किसमें है? ये कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये बताएं, अनुच्छेद 20(1) में, या अनुच्छेद 20(2) में, या अनुच्छेद 20(3) में, या अनुच्छेद 20(4) में कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी,
यानी कि अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है। ठीक, दोहरे दंड दो में सॉरी दोस्तों, इसमें आंसर जो होगा बच्चों, इसमें अनुच्छेद 20 होगा। ठीक, अनुच्छेद 20 का 2 होगा। ठीक, दोहरे दंड का जो संरक्षण है अनुच्छेद 20 के 2 में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके प्रवर्तन के लिए है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तानाशाही, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताएं, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य या तानाशाही, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यह है मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक, अनुच्छेद 32 कहता है कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। और हम अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक, अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19(1) का बी किससे संबंधित है? शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या भारत के राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, या मतलब आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, या संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता है। बताएं, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार, अनुच्छेद 1(b). ठीक, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार, जो अभी सीजेपी जो प्रोटेस्ट किया था, इसी अधिकार के तहत उनको अधिकार मिला है कि वह वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना एक संगठन बना के कर सकते हैं। ए में लिखा हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में लिखा हुआ है शांतिपूर्ण और निरवध सम्मेलन कर सकते हैं, सी में लिखा हुआ है संघ समिति बनाना, या डी में लिखा हुआ है भारत में सर्वत्र आबाद की संचरण करना। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्षी या गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20, 18 या 14 या 16। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि वह अपराधी अपने मतलब अपने विरुद्ध खुद गवाही नहीं दे सकता है कि मैंने ये अपराध किया है, और उससे जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है पुलिस या कोई भी। ठीक, अनुच्छेद 20(3) कहता है कि स्व अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार दिया गया है जो किसी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किए जाने से बचाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं कि मुझे समझना है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 किस में आता है? मौलिक अधिकार में। ठीक, 38 क्या कहता है? जब कोई निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार करती है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी किया जाता है? उच्च न्यायालय भी रीट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय भी रीट जारी करता है, तो इसमें से कौन सा रीट पूछ रहा है? ठीक, अधिकार परीक्षा या बंदी पृथक्करण या प्रतिषेध या उत्प्रेषण। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिषेध। जब निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम करता है तो उसमें प्रतिषेध को रीट को जारी करता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 21 के दायरे को विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है। खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य, या मलक सिंह बनाम पंजाब राज्य, या नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, या मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, किसके द्वारा किया गया था? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधियों का अंत, गलत, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान में अनुच्छेद के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो बताएं, अनुच्छेद 29-30 या अनुच्छेद 23-24 या 19-20 या 14 से 15? हमारा आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया है? मूल सूची में से कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? ठीक, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहां से मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, इसको यह आर्टिकल अनुच्छेद 19 में था, 19(1)(f) में था यह, इसको हटाकर एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक, 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है, संपत्ति अधिकार को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को लिए भी उपलब्ध है? कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों को उपलब्ध है, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ विदेशियों को उपलब्ध है, और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो दोनों को उपलब्ध है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा, मतलब विदेशियों के साथ साथ नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को उपलब्ध है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक का शैक्षिक संस्थान की स्थापना का अधिकार, या लोक नियोजन में अवसर की समानता, या अल्पसंख्यक की भाषा या लिपि का संरक्षण। तो बताएं, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, या अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना नहीं कर सकते हैं, लोक नियोजन में उनको समानता नहीं मिलेगी, अल्पसंख्यक की भाषा या लिपि का संरक्षण, वो अपने इसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो एक ही बच्चा प्रारंभिक शिक्षा, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं और अपना एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है? ठीक, निलंबित नहीं होता है कौन? 20-21 बहुत प्रचलित है, तो हमारा आंसर यही है कि बी के 20 और 21 आपातकाल के दौरान खत्म नहीं होता है यह मौलिक अधिकार। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को एक व्यापक मूल क्षेत्राधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय बोला है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 13, 32 या 226 या 31। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? परमादेश किसके द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या समता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता? बताएं,
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये रीट है, रीट ऑफ मैंडेमस, अनुच्छेद 32। ठीक, 5 प्रकार का क्या है, रीट है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इस सब का एक एक करके। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होता है और कब लागू होता है। ये सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, इस बात को याद रखेंगे हमेशा, यही सिली मिस्टेक होता है, हमेशा हम पढ़ते हैं और टिक नहीं लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक, राज्य को बिना तर्क संगत आधार के वंचित करने का अधिकार नहीं है। वंचित करने का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है या एके गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की उचित प्रक्रिया का आविष्कार किया। तो बताएं कौन सा होगा? एके गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की उचित प्रक्रिया का आविष्कार किया। बताएं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, एके गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की उचित प्रक्रिया, ठीक, कानून की उचित प्रक्रिया का आविष्कार किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 का निर्णय किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अध्यक्ष का अधिकार या हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार या सूचना का अधिकार या त्वरित सुनवाई का अधिकार। पीपुल्स यूनियन 2004। बी, हिरासत में हिंसा के खिलाफ। ठीक, नहीं, सी, पीपुल्स यूनियन सी, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, सूचना का अधिकार। पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठभूमि जानने का मतदाताओं का अधिकार है। यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक, कि पूछ सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं कि हमको बताएं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, इसके बारे में ये बता रहा है। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज्य नारायण, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ या नंदनी सप्तथी बनाम पीएल दानी। बताएं कौन सा आंसर होगा? निम्नलिखित में बंदी प्रत्यक्षीकरण से कौन सा संबंधित है? अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ठीक है ना? इस मामले में देखिए, इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला भी कहा जाता है जिसमें आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की अधिकार को निलंबित करने के फैसले को बरकरार रखा था, जो बाद में एक विवादास्पद फैसला बना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ये कब हुआ था? 1978 द्वारा किससे समाप्त कर दिया गया था? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो इसके द्वारा खत्म किया गया था प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को खत्म किया गया था
अनुच्छेद 19 से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 ए में डाला गया था। देखिए, मोरारजी देसाई सरकार के दौरान 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से पूरी तरह हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 ए के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, आज हम लोग 50 तक ही देखते हैं और 50 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो आज हो नहीं पाएगा, इसलिए हम यहीं पे अपना ये जो लेक्चर है खत्म कर रहे हैं। और आप लोग वीडियो को देखें और